नमस्कार। ईडी लगातार सहारा ग्रुप के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और उसको देश की विभिन्न अदालतों से सपोर्ट भी मिल रहा है। यानी कि जहां भी ईडी और सहारा ग्रुप का केस सुना जा रहा है वहां पर ईडी के कार्रवाई को लगातार सही ठहराया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आम करोड़ों निवेशक, लाखों सहारा के कर्मचारी ये भलीभांति समझ सकते हैं कि लगातार लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सारे आर्गुमेंट, एफिडेविट देखने समझने के बाद सहारा ग्रुप को ही बैकफुट पर लगातार ढकेलते जा रही हैं और जांच एजेंसियों को, सभी न्यायपालिकाओं से खुली छूट मिलती जा रही है कि वो अपना जांच जारी रखें। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आरोपी हैं उन 2 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसको ईडी के द्वारा, जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल अब्राहिम, इनके अलावा जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार हर समय लटक रही है। और इससे ये साबित होता है कि 2008 से लगातार पूरे देश को सहारा ग्रुप अपने पॉजिटिविटी के नाम पर ठगता आ रहा है। उस पॉजिटिविटी की पोल लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और झारखंड के अंदर सीआईडी ने इनकी सतता और पॉजिटिविटी की पोल खोल करके रख दी है। कल 4 नवंबर को सुनवाई हुई थी कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट में। आर्डर की कॉपी अभी तो आई नहीं है, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर फिक्स की गई है। और ऐसा लगता है कि अभी भी जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल अब्राहम, वो अभी कस्टडी में ही रहेंगे। आने वाले समय में उनको जमानत मिल भी जाए, या जिनको उसमें नामजद किया गया है, आरोप जिनके ऊपर लगाए गए हैं, 420 के चार्जेस किए गए हैं, हो सकता है उनको जमानत मिल भी जाए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि कम से कम 1,74,000 करोड़ रुपए कई कंपनियां बना करके और लगातार कन्वर्जन को भी इसमें बड़े रूप में शामिल भी किया गया। इसी तरह से सारे धन इकट्ठा किए गए जो ईडी के मुताबिक 1,74,000 करोड़ रुपए है। और सेबी सहारा केस में कल 4 नवंबर को सुबह से दोपहर तक कुछ प्रमुख आईए लगाए गए हैं और देर शाम 5:18 पर भी एक आईए सहारा की भी तरफ से लगाया गया है। इस केस में वैभव मनु श्रीवास्तव जी की तरफ से आईए के माध्यम से वकालतनामा लगाया गया है और सत्यवीर सिंह की तरफ से भी आईए के माध्यम से वकालतनामा, मेमो एंड अपीयरेंस का कोर्ट के समक्ष प्रेयर किया गया है। और फिर गौतम अवस्थी जी की तरफ से सहारा के लिए आईए नंबर 281298/2025 प्रूफ ऑफ सर्विस से संबंधित याचिका लगाई गई है। तो 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद सहारा की तरफ से ये एक बड़ा मूव इस केस में हुआ है कि गौतम अवस्थी जी की तरफ से प्रूफ ऑफ सर्विस के लिए आईए लगाया गया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ईडी के विरुद्ध में एक ट्रांसफर पिटीशन क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लगाया गया है, उसका अभी कोई भी केस नंबर जनरेट नहीं हुआ है। और उसमें जो अर्लियर कोर्ट डिटेल दिया गया है उसमें केस नंबर 11/2025 जो कलकत्ता के अंदर सिटी सेशन कोर्ट में चल रहा है, और उसी को उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के समक्ष भी रखने का प्रयास किया गया था, जिसका विरोध ईडी ने भी किया था। लेकिन केस की सुनवाई होती है और फिर वो खारिज कर दी जाती है। ये झटका सहारा को लगता है उनकी 4 सोसाइटियों को दर्शाया गया था जिनके तरफ से प्रेयर किया गया था कि ईडी इसकी जांच ना करे। तो इन दोनों जगह की सुनवाई का रेफरेंस अर्लियर कोर्ट डिटेल में दिया गया है सहारा की तरफ से। सहारा ग्रुप को ईडी के चार्जशीट और उसमें आरोपित किए गए सहारा ग्रुप के पूरे प्रबंधन तंत्र के जो लोग हैं, जो कि इस चार्जशीट के बाद बिल्कुल बौखलाए हैं, किसी तरह से इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, जो आज के पहले कभी नहीं हुआ। सहारा ने कभी 1 रुपए की प्रॉपर्टी निवेशकों और कर्मचारियों को देने के लिए कभी भी बिक्री नहीं की। उसको 87 प्रॉपर्टियों का डील लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना पड़ा अडानी ग्रुप के साथ। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 88 थी, लेकिन जो एक जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से,
उसमें 87 प्रॉपर्टियों का जिक्र हुआ है। हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी उसमें से हटा दी गई हो, काफ़ी विवादित रही हो या जो भी कारण हो। जैसे ही इसकी सुनवाई 17 नवंबर को होगी तो बहुत कुछ डिटेल स्पष्ट सामने आएगा। साथियों, ये किस काम की पॉजिटिविटी है जो 2008 से लगातार अपने ढंग से OFCD लाती है, रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा क्यूज ऑफ होते हुए सहारा की सोसाइटियों में चली जाती है, कन्वर्जन के साथ साथ ज्वाइनिंग पॉइंट का बांड दे दिया जाता है, और जिन निवेशकों का ये सब करने के बाद भी जब मैच्योर खाता होता जा रहा है और जिन्होंने इन सोसाइटियों में या क्यू शॉप में कैश के रूप में या चेक के माध्यम से इन्वेस्ट भी किया है, उनका भी पैसा फंसा है। कन्वर्जन के साथ साथ में उनको पैसा देने के लिए इतने वर्षों में ये पॉजिटिव स्पीच देने वाले और उनके शीर्ष प्रबंधन तंत्र सबका भुगतान करने के लिए जिनका खाता मैच्योर होता जा रहा है, आज तक क्या किया है। 2020-21 में पूरे भारत और पूरे विश्व में कोरोना का बेहद खौफनाक असर दिखा था और उस समय पॉजिटिविटी शब्द से नफरत सी हो गई थी। जहां ये पता चलता था कि कोई पॉजिटिव है कोरोना वायरस से, अपने परिवार के लोग भी दूर हो जाते थे। इन लोगों की पॉजिटिविटी ना कोरोना वायरस के समान है, जो वर्षों से करोड़ों निवेशकों को मंत्रमुग्ध किए हुए हैं, लाखों कर्मचारियों को मंत्रमुग्ध किए हुए थे। अब जाके बहुत सारे लोगों के ऊपर से कोरोना रूपी पॉजिटिविटी धीरे धीरे हट रही है। फिर भी अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ अपशब्द की बौछार करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मन में कोरोना वायरस की तरह ही विचार को भर दिया गया है, जो कि 2008 से 2025 आने के बीच में जो घटनाक्रम घटा उसको देखने, सोचने, समझने की क्षमता को खत्म कर दिया है। नहीं मिलने वाला है। ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, उसका पेमेंट देगा सहारा। जो कन्वर्जन के बांड हैं, जो 95% से ज़्यादा ही CRCS पोर्टल पर डाटा मौजूद है कि नहीं है, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। 2 गुने से 5 गुने तक का स्कीम पिछले 15 वर्षों में कई स्कीमें ला करके चलाई गई। एजेंटों को ठगा गया हेल्थोरियम कॉइन टोकन जैसे स्कीमों से। क्या ये सब पैसा मिल पाएगा? कई कोर्ट ऑर्डर हैं जो निवेशकों ने लंबी लंबी लड़ाई लड़ करके जीते हैं, उनको पैसा नहीं दिया है सहारा ने। सहारा के ब्रांच से ही ना वो बॉन्ड मिले थे और उसी मैच्योर अमाउंट के लिए उन्होंने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक लगातार बड़े अमाउंट में पैसे खर्च करके वकील को रखे, सारे आर्गुमेंट को वहां रखा गया, फिर वो केस भी जीते, लेकिन पैसा से अभी भी वो दूर हैं। उस सहारा ग्रुप और उनके संरक्षण के लिए जो कोरोना वायरस स्वरूपी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, उनसे उम्मीद करेंगे हम कि पैसा वो इतना आसानी से देंगे सबको। कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़के जीते निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है। मैं अपने वीडियो में लगातार ऐसे बहुत सारे केस का उदाहरण दे चुका हूँ। बक्सर कोर्ट है, सिद्धार्थनगर कोर्ट, चाईबासा कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक, सभी ने इनको भुगतान करने का आदेश दिया, तब ये नहीं कर पाए। और आज जब दोधारी तलवार इनके ऊपर लटक रही है कई एजेंसियों की, विशेष करके ईडी की, तब ये डील करने गए हैं कि कुछ ही समय में जैसे ही ईडी की कार्रवाई और सुनवाई दोनों तेजी से आगे बढ़ेगी, तब ये कहीं छुप भी नहीं पाएंगे। इनको ये डर सता रहा है, इसलिए भागे भागे गए हैं कोर्ट। और दुर्भाग्य देखिए कि पॉजिटिविटी का भ्रम परोसने वाले, जो कि 14 अक्टूबर को ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इस तरह का वायरस फैला रहे थे, लेकिन औंधे मुंह गिरे हैं। चारों खाना चित हो गए उस दिन कोर्ट के अंदर। जिन प्रॉपर्टियों को ये कोर्ट में डील के लिए लेकर के गए, उनका भी 3 हिस्सों में बंटवारा करने के लिए कोर्ट ने कह दिया। एमकस क्यूरी की देखरेख में टीम गठित कर दी। बैक कवर देने के लिए सरकार वहां पहुंच गई इनके लिए। अभी तो देखिए आगे क्या खेल होता है इनके वैल्यूएशन में। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो LDA के द्वारा इनके प्रॉपर्टियों को जब्त किया गया है, उनके बिक्री किसी प्रकार के गिरवी रख करके, कोई बैंक से एग्रीमेंट करके लोन वगैरह लेने पर, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए कि कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टी बिना किसी विवाद के लिस्ट की जाती है 17 नवंबर को। और मैं, ऐसा कहा जाता है कि मैं सहारा के पीछे क्यों पड़ा हूँ, सहारा के पर्दे के पीछे की सच्चाई को दिखा करके लोगों को क्यों जागरूक कर रहा हूँ। ऐसी सोच कोरोना वायरस रूपी पॉजिटिविटी फैलाने वाले कमेंट बॉक्स में लगातार कहते आ रहे हैं। तो मैं उस कोरोना रूपी
वायरस के पॉजिटिविटी से लोगों को बाहर निकालना चाहता हूं और एक शांतिपूर्ण जो सड़क पर सैकड़ों निवेशक निकल करके अपने हक का पैसा लेने के लिए, न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वही संघर्ष सोशल मीडिया पर मैं बराबर से कहते आ रहा हूं, करना जरूरी है। आप ऐसी पॉजिटिविटी बातों से बाहर निकलिए। आप स्वयं से सोच करके देखिए कि सारी संवैधानिक एजेंसियां लगातार इनको कटघरे में खड़ी कर रही हैं और ये किसी भी परिस्थिति में सही आर्गुमेंट, एफिडेविट वगैरह कहीं भी नहीं दे पा रहे हैं। हर जगह इनके सारे याचिकाओं को या तो खारिज किया जा रहा है या फिर जवाब देने के लिए इनको हफ्तों, महीनों, सालों समय लगते जा रहे हैं। ऑर्डर को पूरा तक नहीं किया जा रहा है। तो आप इन कोरोना रूपी वायरस के पॉजिटिविटी से बाहर निकलिए और अपने हक और अपने पैसे के लिए न्याय की लड़ाई को सोशल मीडिया पर भी एक्टिव करिए। न मेरा कोई निजी द्वेष है, न जलन है सहारा से, लेकिन ये कड़वा सत्य है कि करोड़ों लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से एक प्रयास मैं करता हूँ। जिनको कड़वा लगे, बुरा लगे, क्योंकि देश के अंदर से ऐसे चिट फंड कंपनियों को, ऐसे फाइनेंशियल कंपनियां बना करके, फर्जी इंश्योरेंस कंपनियां बना करके, हाई रिटर्न का वादा करके जीने से ज़्यादा मरने का फायदा दिखाने वाले इंश्योरेंस कंपनियों का पर्दाफाश होना और इनकी भ्रष्टता से भविष्य में आने वाली पीढ़ियां बचें, इसलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि सोशल मीडिया से भी आवाज़ आप उठाइए, अपने हक के, अपने पैसे के लिए न्याय पाने के लिए एक ऐसा माहौल बना दीजिए देश में कि जो आपके साथ ठगी हुई है, करोड़ों लोगों के साथ जो ठगी हुई है, लाखों कर्मचारियों का जो टीडीएस काटा गया उसको हजम कर लिया गया, जो प्रोविडेंट फंड काटा गया उसको हजम कर लिया गया, ना वो आगे इनकम टैक्स विभाग को भेजा गया पैसा और ना ही ईपीएफओ में जमा किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अब भी सहारा को ही सताया हुआ बताते हैं। वाह रे, क्या आप लोग अपनी दलीलें रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं। पैसा जमा किया गया सहारा ब्रांच में, लाखों लोगों ने सर्विस दी सहारा ग्रुप के लिए और पैसा के लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ रही है। जो दिन रात सहारा के ऑफिसों में हर परिस्थिति में सहारा का साथ देते हुए मेहनत किए, ऑफिसों में घंटों घंटों मेहनत किए, काम किए, उनके हक का पैसा काटने के बावजूद भी ना उनका प्रोविडेंट फंड रिलीज किया गया, ना ही ग्रेचुइटी से किसी को लाभ दिया गया। और इनका गुमराह करने का तरीका देखिए। अभी कुछ माह पहले ही एक लेटर ये वायरल हुआ था ना, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र की समय सीमा घटा दी गई थी। जब समय समय पर अजब तरीके से लेटर भी वायरल किया जाता है। अपने आप को देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी कहलाने वाली सहारा ग्रुप का कोई ऐसा ऑफिशियल सोशल हैंडल भी नहीं है। कोई सड़क पर खड़ा होकर के, गाड़ी में बैठ करके सहारा सपोर्ट का वीडियो बनाता है। कोई भारत माँ को ही इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए चित्र के रूप में बैकग्राउंड में लगा लेता है। अरे उसका जवाब दो ना। 2008 से 2025 आ गया और इन 17 सालों में सिर्फ पॉजिटिविटी की कोरोना रूपी वायरस फैलाने से ही काम चलेगा कि पैसे से भी निवेशकों और कर्मचारियों का मुलाकात होगा। एक सीआरसीएस पोर्टल आया, उसको तो मैं समझता हूं कि और उलझाने के लिए ला दिया गया है। बस उसका एक ही फैक्ट है जो पहले की वीडियो में मैं कई बार जिक्र किया हूं कि कम से कम 12 सितंबर की सुनवाई में 5,43,00,000 सोसाइटीज़ के निवेशकों का डाटा वहां पहुंच गया है और आने वाले 2026 में 32 लाख और निवेशकों का डाटा वहां पहुंचने की उम्मीद है। तो भुगतान तो मिल नहीं रहा है। कई महीने से 1 रुपये रिलीज नहीं हुआ और उल्टे 5,000 करोड़ रुपए का फंड सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी मिल चुका है भुगतान करने के लिए। सरकार चुनाव में बिजी है। अब चुनाव के बाद देखिए किस तरह का सीआरसीएस पोर्टल से लोगों के भुगतान का तौर तरीका रहता है। सहारा के तमाम कंपनियों का डेटा इकट्ठा करने के लिए भी कोई ना पोर्टल है, ना ऑफिस है, ना सरकार चाहती है। 4 सोसाइटियों का डेटा सिर्फ उन लोगों का पहुंच पाया है लगभग जिनका 5 लाख रुपए तक जमा है। अब जो पोर्टल पर मेंशन है उसमें तो यही चीज़ स्पष्ट है कि 5 लाख के ऊपर का आवेदन जिनका इन सोसाइटियों में जमा है वो कर ही नहीं सकते। तो बड़े अमाउंट जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं सहारा में, करोड़ों करोड़ों रुपए अलग अलग कंपनियों के अलग अलग स्कीमों में, अभी तो वो डेटा सामने आया ही नहीं है। बहुत सारे गरीब लोग अभी तक उनके पास जिन एजेंट ने पैसा जमा कराया होगा यही कहते लगातार आ रहे होंगे उस गरीब निवेशक से
कि कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत जल्द पैसा मिल जाएगा। और काफ़ी सारे निवेशक को पता ही नहीं है कि पैसा कैसे लेना है। बहुत सारे लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि पैसा डूब गया। ये मान के चलिए आप कि जागरूकता के अभाव में बहुत सारे निवेशक का पैसा अपने आप पचा जाएगी सहारा। इन सब सारे डेटा पर जो सहारा ग्रुप की कंपनियों ने स्कीमें प्लाने चला करके इन्वेस्ट कराई हैं, उन स्कीमों में कितने कितने निवेशकों का कितना कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इसका भी डेटा पॉजिटिविटी का दंभ भरने वाले अपने ही प्लेटफॉर्म से एक चार्ट बनाकर दे तो सही कि ये डेटा है, इतने लोगों का पैसा हमारे पास जमा है और इन सभी लोगों का भुगतान डील से आने वाले पैसे से किया जाएगा। और इस पैसे का इंतजार करते करते 2008 से 2025 आ गया। चलिए साथियों, जब भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ, सहारा ग्रुप रूपी इतिहास का बखान करते करते समय लग ही जाता है, जो कि आज के परिदृश्य में पूरे भारत के लिए जरूरी है। आप जागरूक होइए ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे फ्रॉड कंपनियों के चंगुल में ना फंसे, ऐसे तेज तर्रार नेटवर्करों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। बस यही एक प्रयास है। ना मेरा किसी कंपनी से कोई द्वेष है, ना जलन है। बस आने वाले समय में मेहनत करके कमाया गया धन आपके हित में ही काम आए, कोई उसको लूट करके ना ले जा नहीं पाए। बस यही एक बड़ा उद्देश्य है हमारा। चलिए साथियों, वीडियो यूं ही काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।